धौलपुर की गलियां आज खुशी से महकी हुई थी। प्रधान जी की बेटी का विवाह था। सभी लोग विवाह समारोह में आए हुए थे। वहीं पर चंदू और भोला आपस में बात कर रहे थे कि सामने से सुरभि आकर चंदू से बात करने लगती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। चंदू सुरभि की मासूमियत को देखकर उसे मन ही मन प्यार करने लग जाता है और सुरभि को भी चंदू बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए उनके पास खड़े हो जाते हैं। सभी लोग इस विवाह से बहुत ही खुश होते हैं। सुरभि दुल्हन की सहेली होती है और वह उसके पास जाकर फोटो खिंचवाने लगती है। सभी लोग विवाह के कार्यों में लगे होते हैं। पूरी रस्म रिवाज के साथ दूल्हा दुल्हन का विवाह संपन्न किया जाता है और सभी उनकी खुशियों की कामना करते हैं। भोला चंदू से कहता है, बहुत रात हो गई है, तुम जंगल वाले रास्ते से घर मत जाना। आज पूर्णिमा है, सुना है वो जंगल बहुत खतरनाक है। वो जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी ज्यादा रात नहीं हुई है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा घर। वैसे तो मैं यहाँ रुक जाता, पर सुबह बहुत ही जरूरी काम से शहर जाना है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ आज पूर्णिमा की रात थी। भेड़िए जंगल में घूम रहे थे। जंगल में बहुत ही सन्नाटा था और चंदू दबे पांव वहां से घर की तरफ निकल रहा था। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया था। भेड़िया चंदू को काट लेता है और उसे जैसे ही खाने जाता है, वैसे ही गांव वाले आ जाते हैं और चंदू की जान बचा लेते हैं। गांव वाले मिलकर चंदू को अस्पताल ले जाते। मैंने इसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, ज्यादा चोट नहीं आई है। सुबह तुम लोग इसे ले जा सकते हो। पर यह हादसा कैसे हुआ? इतनी बेरहमी से इसे किसने काटा? डॉक्टर साहब, जंगल में यह भेड़िए का शिकार होते होते बचा है। अगर हम लोग समय पर न पहुंचते तो भेड़िया इसे जान से मार देता। भगवान की कृपा से अच्छा हुआ, इसे कुछ नहीं हुआ। गांव वालों की बात सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है कि जंगल में अभी भी जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। देर रात अस्पताल में एक औरत बैठी हुई होती है। उसे किसी के आने की आहट होती है। वह बुरी तरह से डर जाती है और वहां से भागने लगती है। अचानक से उसके पीछे एक खूंखार भेड़िया आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उठा देता है। औरत दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। अगली सुबह पुलिस अस्पताल पहुंचती है। औरत की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली जानवर में हमला किया है। बहुत ही बेरहमी से मारा गया है इसे। आपने सही कहा इंस्पेक्टर, ये किसी जंगली जानवर का काम लगता है। इस तरह की हरकत कोई जानवर ही कर सकता है। अस्पताल में हुए इस हादसे से सभी लोग सदमे में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह सब किसने किया होगा। दूसरी तरफ तुमने सुना चंदू पर जंगली भेड़िए ने हमला किया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ। गांव वालों ने उसे बचा लिया था। अरे वह वैसे भी एक नंबर का निकम्मा इंसान है। मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसान को बचाया ही क्यों? कम से कम भेड़िए का पेट ही भर जाता। चंदू उस औरत की सारी बातें सुन लेता है। तभी दूसरी औरत चंदू से बोलती है, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो चंदू। मैंने सुना था तुम्हें भेड़िए ने घायल कर दिया था। आपने सही कहा, मुझ पर भेड़िए ने हमला किया था, पर मैं बच गया और अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे जिंदा होने से बहुत लोगों को दुख है। चंदू को वह औरत एक आंख नहीं भाती है और वह उससे नफरत करने लगता है।
रात होने पर चंदू खुद को शीशे में देखने पर डर जाता है। शीशे में वह एक भयंकर राक्षस की तरह दिखाई दे रहा होता है। यह मुझे अजीब सी हलचल कैसी होने लग रही है। मैं खुद को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। रात के वक्त गांव की वही औरत रास्ते से जा रही होती है। तभी सामने से चंदू आ जाता है। मनहूस कहीं के काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देते हो। तुम जैसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है। लालची कहीं की तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गांव की औरत चंदू को गुस्से की नजर से देखती रहती है। देखते ही देखते चंदू भेड़िया का रूप ले लेता है। औरत बुरी तरह से घबरा जाती है और रहम की भीख मांगने लगते हैं, पर भेड़िया एक नहीं सुनता और उसे भी बुरी तरह से मार देता है। गांव में हर कोई इसी बारे में बात करता है। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। पहले चंदू पर जानलेवा हमला हुआ था, अब विमला मारी गई। तुम सही कह रही हो, मैंने सुना है विमला के शरीर पर जो जख्म मिले थे वह भेड़िए ने किए थे। गांव की औरतों के मन में भेड़िए को लेकर बुरी तरह से खौफ बैठ चुका था। दूसरी तरफ चाय की दुकान पर बैठकर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। अब तो रात को घर से निकलने में भी बहुत डर लगता है। इस जंगली जानवर ने जीना मुश्किल कर दिया है। तभी चाय वाला दुकानदार बोलता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी तो रोजी रोटी ही रात को चलती है। अब लगता है शाम को ही दुकान बंद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सुरभि को जैसे ही पता चलता है कि चंदू को भेड़िए ने काट लिया था, तो वह उससे मिलने आती है। तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा हर पल तुम्हारा ख्याल ही रहता है। चंदू, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, यह मुझे पता है। दोनों एक दूसरे से बात करके अपने घर चले जाते हैं। सुरभि जब अपने घर पहुंचती है, तब दादी माँ उससे बात करती है और बोलती है। अब तो तुम्हारी दोस्त खुशी की भी शादी हो गई। बेटा तुम भी शादी कर लो, मेरा क्या भरोसा मैं कब मर जाऊं। दादी, आपको कुछ नहीं होगा और ऐसी बातें मत किया कीजिए। आपके अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। रही शादी की बात तो वो भी हो जाएगी। अभी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। सुजाता बता रही थी तुम्हें शादी में एक लड़का मिला था, उसको मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आओ ना सुरभि बेटा। दादी सुरभि से बात कर रही होती है। सुरभि समझ जाती है कि दादी को सब पता चल गया है। कई दिन बीत जाने के बाद सुरभि चंदू के घर जाती है और उससे कहती है। चंदू, दादी हम दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए तुम्हें घर बुला रही हैं। दादी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं। ठीक है, मैं दादी से मिल लूंगा, पर कुछ दिनों बाद मुझे एक जरूरी काम के लिए शहर जाना है। वहां से वापस आकर मैं उनसे बात कर लूंगा हम दोनों की शादी के बारे में। तुम सोच भी नहीं सकते हो आज मैं कितनी खुश हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा प्यार करने वाला मुझे मिलेगा। भगवान से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद मौत भी आ जाए वो भी मुझे मंजूर है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं छीन सकता। बस कुछ दिनों की बात है, मेरे शहर से वापस आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंदू शहर का बहाना बनाकर खुद पर काबू करने के लिए जंगलों में रहने लग जाता है। चंदू नहीं चाहता था कि उसका शैतानी रूप सुरभि को पता चले, इसलिए वह अपने भेड़िए वाले रूप पर काबू करना चाहता था। कई दिन बीत जाते हैं। उसे गुफा में रहते रहते धीरे धीरे वह खुद पर काबू पाने लग जाता है। अब वह इंसानों पर हमला न करने की सोचता है। अब चंदू सिर्फ जंगली जानवरों का शिकार करता है और उससे अपनी खून की प्यास बुझाने लगता है।
अब चंदू का भेड़िया रूप उसकी मर्जी के साथ बाहर आता है और चला जाता है। दूसरी तरफ सुरभि रात के वक्त अपने घर जा रही थी। तभी उसे सामने चौपाल के पास दो लोग दारू पीते हुए दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाती है। तुझे क्या लगता है, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगेगी तो हम तुझे छोड़ देंगे? आज तू नहीं बचेगी हमारे हाथों से। यह सुनकर सुरभि वहां से भागने लगती है। भागते भागते वह जंगल की तरफ आ जाती है। इतनी आसानी से हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आज तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता हमारे हाथों से। यह कहकर दोनों सुरभि के पास आ जाते हैं और सुरभि को बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। अगली सुबह सुरभि की लाश गांव में पड़ी मिली थी। गांव के सभी लोग सुरभि के पास आ जाते हैं। सुरभि की दादी बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। सभी को ऐसा लगता है कि सुरभि को भी भेड़िए ने मार दिया है। सभी लोग मिलकर सुरभि का अंतिम संस्कार विधि विधान से कर देते हैं। दादी को बुरी तरह से सदमा लग जाता है। सुरभि के इस तरह जाने से सुरभि का अंतिम संस्कार होने के बाद दादी घर पर सुरभि के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है। तभी सामने से चंदू भी आ जाता है दादी के पास। चंदू और दादी सुरभि को याद करके रोने लगते हैं। तभी दादी बोलती है, चंदू बेटा, तुम मुझसे वादा करो, उस भेड़िए को जान से मार दोगे। उस जानवर की वजह से आज हमारी सुरभि हमसे दूर हो गई है। दादी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जिसने भी सुरभि को हमसे दूर किया है उसे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसे मैं इतनी भयंकर मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। दूसरी तरफ जग्गू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि उस लड़की को हमने मारा है तो हमारा क्या होगा? तुम अपना मुंह बंद रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सबको यही लगता है कि उसे जंगली भेड़िए ने मारा है। दोनों आपस में सुरभि की बातें कर रहे होते हैं कि सामने से भोला आ जाता है। भोला को आता देख दोनों चुप हो जाते हैं। उनकी बातों से भोला को शक होने लगता है। कुछ देर बाद चंदू सुरभि का कातिल ना मिलने की वजह से उदास बैठा होता है। तभी सामने से भोला आ जाता है और चंदू को उन दोनों के बारे में बताने लगता है। तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो चंदू? जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता मेरे दोस्त। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुरभि के कातिलों का पता नहीं लगा पा रहा हूं। मैं खुद को बहुत ही लाचार महसूस करता हूं। आज मैं नुक्कड़ के पास वाली दुकान पर गया था। तब दुकानदार बहुत डरा हुआ सा बातें कर रहा था। किसी लड़की के बारे में मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए थे। चंदू सब समझ जाता है। सुरेश को नींद नहीं आ रही होती है। उसे बार बार सुरभि के ख्याल आने लगते हैं और वह बेचैन हो उठता है। तभी सामने से चंदू आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, वरना मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरेगा तो तूने मेरी सुरभि को मारा और इतने सुकून से तू सो कैसे सकता है? आज तुझे मैं बताता हूँ। जब मौत आंखों के सामने होती है तब कैसा लगता है। इतना कहकर चंदू भेड़िए का रूप ले लेता है। सुरेश चंदू को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। भेड़िया सुरेश को मार देता है। अगली सुबह गांव वाले और जग्गू सुरेश को मरा हुआ देखकर डर जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि सुरेश को भेड़िए ने मारा है। उसी रात जग्गू शराब पी रहा होता है। सुरेश को इतनी दर्दनाक मौत किसने दी होगी? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इतनी रात को तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था मेरा। मैं तेरी मौत हो, मुझे दरवाजे से आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। इतना कहकर चंदू भेड़िए का रूप ले लेता है और जग्गू को बहुत मारता है। जग्गू दया की भीख मांगता है, पर भेड़िया एक नहीं सुनता। जग्गू को तड़पता हुआ देखकर भेड़िए को बहुत मजा आता है। भेड़िया जग्गू का सर धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ भेड़िए का बदला पूरा हो जाता है। अगली सुबह चंदू दादी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, दादी, मैंने हमारी सुरभि के कातिलों को सजा दे दी है। मैंने उन लोगों को जान से मार दिया, अब वो किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं कर पाएंगे। चंदू बेटा, तुमने तो मेरे सीने का बोझ कम कर दिया। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। बेटा, मैं तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि सुरभि को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो तुम। दादी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए थे, इसीलिए सुरभि को मैं पा ना सका। अब मैं सारी जिंदगी लोगों की मदद करने में व्यतीत करना चाहता हूँ। इतना कहकर चंदू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गांव के कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? कहो तो हम तुम्हें घर तक छोड़ दे। इतना भी भाव मत खाओ मैडम जी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? पूरा दिन आवारागर्दी करते रहते हो, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? इतने में ही चंदू वहां आ जाता है और गांव की लड़की से बोलता है, तुम यहाँ से चली जाओ, इन दोनों को मैं देख लूंगा। इन दोनों को कैसे समझाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने उस लड़की को यहाँ से जाने को कह दिया। पूरा मजा खराब कर दिया, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह सुनकर चंदू भेड़िए की झलक दिखाने लग जाता है। गांव के दोनों लड़के चंदू का यह रूप देखकर बुरी तरह से कांपने लग जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अगर तुमने कभी किसी लड़की को परेशान किया तो याद रखना मेरे इस रूप को। तुम कहीं भी छुपे होगे, मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा। चंदू अब अपना ज्यादातर समय जंगली जानवरों के साथ बिताता है। उसे जंगली जानवरों के साथ अपनापन महसूस होता है। जंगल के जानवरों को भी चंदू के साथ रहना अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।